जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का टीए आर्मी एग्जाम 2025 से रिलेटेड जीके और साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में भी हम टीए आर्मी एग्जाम से रिलेटेड जीके और साइंस के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो इस वीडियो का हर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन को आपको देखना है और अच्छी तरीके से याद करते हुए चलना है। यदि एग्जाम के डेट की बात करूं तो जनवरी के सेकंड वीक में आप सभी का एग्जाम कंप्लीट करा लिया जाएगा। तो अब आपको अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करना है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर पाएं। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करूंगा बिना किसी देरी के, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट जरूर से कर लीजिएगा, जिससे दोस्तों टीए आर्मी एग्जाम की नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए, यदि आप टीए आर्मी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और वीडियो अगर मेरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन क्लास की। और आज का जो पहला क्वेश्चन काफ़ी आसान आप सभी के लिए लेकर आया हूं, और उम्मीद करता हूं इसका आंसर आप सभी बहुत ही जल्द और बहुत बेहतरीन तरीके से देंगे। दोस्तों, अब आपको मेरे आंसर का इंतजार नहीं करना है, अब आपको क्वेश्चन के साथ आंसर बताते हुए चलना है और स्कोर पता करना है कि कितने क्वेश्चनों को आप राइट कर पा रहे हैं, क्योंकि अब आपका एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुका है। तो चलिए शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन है आप सभी का, भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन किस दिन मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन हमसे पूछा है, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? देखिए, यदि मैं जन्मदिन की बात करूं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन हर साल मनाया जाता है। ऑप्शन बी 14 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? हर साल 14 अप्रैल को डॉक्टर बी आर अंबेडकर का जन्मदिन मनाया जाता है। डॉक्टर बी आर अंबेडकर को क्या कहा जाता था? तो इन्हें भारतीय संविधान का निर्माता, नोट कर लीजिएगा, भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। ठीक है, और बी आर अंबेडकर ने भारतीय संविधान के निर्माण के लिए बहुत मेहनत करी थी, तो भारतीय संविधान का निर्माता इन्हें कहा जाता है। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है, तो बी आर अंबेडकर को कहा जाता है। ठीक है, दूसरी चीज इनसे रिलेटेड नोट करिएगा, आर्टिकल 32। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 है, जिसे कहा जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, इस संवैधानिक उपचारों के अधिकार को बी आर अंबेडकर ने क्या कहा था? तो इन्होंने दोस्तों संविधान की आत्मा कहा था। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था? संविधान की आत्मा कहा था। इसीलिए दोस्तों इसको भी आपको जरूर से याद रख लेना है, बी आर अंबेडकर से रिलेटेड। ठीक है, यदि आपसे एग्जाम में पूछे कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो संविधान की आत्मा दोस्तों प्रियम्बल को कहा जाता है। प्रियम्बल, प्रियम्बल यानी दोस्तों प्रस्तावना को कहा जाता है। लेकिन यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, तब आपको आर्टिकल 32 सही करना है। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट थी, नोट जरूर से करना है, क्योंकि बच्चे क्या करके आते हैं, संविधान की आत्मा पूछा है तो बच्चे आर्टिकल 32 करके आ जाते हैं, और बी आर अंबेडकर का नाम लिया रहता है तो बच्चे प्रियम्बल करके आ जाते हैं। तो आपको गलत नहीं करना है। डॉक्टर बी आर अंबेडकर का नाम देगा तो आपको आर्टिकल 32 टिक करना है, अगर नहीं देगा तो प्रस्तावना को सही करके आना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट था, जरूर से आपको नोट कर लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आप सभी का, किस अनुच्छेद में सार्वजनिक पदों पर अवसर की समानता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में सार्वजनिक पदों पर अवसर की समानता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? व्हाट इज द राइट आंसर? कौन सा राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा? जल्दी से एक बार आप सभी आंसर बता दीजिए। जी हाँ दोस्तों, राइट आंसर की बात करूं तो अवसर की समानता की बात की गई है आर्टिकल 16 में, अनुच्छेद 16 में दोस्तों इसकी बात करी गई है। ठीक है, अब यहां पर आर्टिकल 15 दिया गया है। तो आर्टिकल 15 क्या है? धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी में भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये आर्टिकल 15 हमको बताता है। आर्टिकल 14 में क्या बात करी गई है कि विधि के समक्ष समानता की बात करी गई है, यानी जो हमारे कानून में हमारा जो संविधान है, जो कानून उसमें बनाए गए हैं वो सभी के लिए समान होंगे, किसी के लिए भी असमान नहीं होंगे, सभी को एक ही कानून के दायरे में काम करना होगा। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 17 में क्या बोला गया है? तो आर्टिकल 17 इंपोर्टेंट है, नोट जरूर से कर लीजिएगा, अस्पृश्यता का अंत। क्या दोस्तों? अस्पृश्यता का अंत इसमें बताया गया है।
ठीक है, किसमें, हमारे आर्टिकल 17 में। एक और पूछा जाता है आर्टिकल 18, नोट कर लीजिएगा, इसमें दोस्तों उपाधियों का अंत बताया गया है। ठीक है, उपाधियों के अंत के बारे में इसमें बात करी गई है आर्टिकल 18 में। ठीक है, और आर्टिकल 19 नोट कर लीजिएगा जो वेरी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 9 किससे रिलेटेड है, जीवन जीने के अधिकार, मतलब सभी लोग स्वतंत्र रूप से अपना जीवन जी सकते हैं। ये किसमें बोला गया है, आर्टिकल 19 में बोला गया है, आपको जरूर से याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी का, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, जल्दी से एक बार आप सभी बता दीजिए। देखिए यहां पर आपको दो चीज बताना है, एक क्षेत्रफल के आधार पर और जनसंख्या के आधार पर, दोनों का बताना है कि किसके आधार पर कौन सा हमारा महाद्वीप सबसे बड़ा है। देखिए सबसे बड़ा महाद्वीप की बात करूं तो नोट कर लीजिएगा क्षेत्रफल के आधार पर, ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर और जनसंख्या के आधार पर। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर और जनसंख्या के आधार पर, दोनों ही आधार पर बात करूं तो मैं सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप को कहा जाता है, और एशिया महाद्वीप में ही हमारा देश आता है इंडिया। ठीक है, आपसे पूछेगा कि भारत किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है, तो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत भारत आता है। एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप है, इंपोर्टेंट है, नोट करिएगा। अब यहां पर आपको एक चीज कमेंट करके बताना है कि कौन सा महाद्वीप सबसे छोटा है, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सबसे छोटा महाद्वीप की बात करूं तो सबसे छोटा महाद्वीप है आपका ऑस्ट्रेलिया। कौन सा महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, नाम नोट कर लीजिएगा, जो सबसे छोटा महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, इंपोर्टेंट है, नोट करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपका 4 है दोस्तों, रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब हुआ था। रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ लाइन जो हुई थी वो कब निर्धारण में की गई थी, कब उसे बनाया गया था, कौन सा आंसर आपका राइट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जिसने भी राइट आंसर बताया है, देखिए रेड क्लिफ रेखा की बात करूं तो रेड क्लिफ रेखा को 17 अगस्त 1947 को बनाया गया था, और ये किस देश के बीच में है, तो ये दोस्तों आपके इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में है, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में है रेड क्लिफ रेखा, नोट जरूर से करिएगा, इंपोर्टेंट है और एग्जाम में बनकर आती है। ठीक है, राइट आंसर की बात करें तो यहां पर ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। 17 अगस्त 1947 को ये रेखा बनाई गई थी भारत और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, अब कुछ इंपोर्टेंट मैं करा देता हूं जो एग्जाम में बनती हैं, नोट करिएगा। सबसे पहले आपसे पूछेगा मेक मोहन रेखा, कौन सी, मेक मोहन रेखा, ये किसके बीच में है, तो ये दोस्तों आप नोट कर लीजिएगा, ये है आपके इंडिया एंड चाइना के बीच में, इंडिया एंड चाइना के बीच में है ये मेक मोहन रेखा। और इसे कब बनाया गया था, तो इसे दोस्तों 1914 में बनाया गया था, इंपोर्टेंट है, नोट जरूर से करना है। ठीक है, उसके बाद दूसरी रेखा पूछी जाती है जिसका नाम है दोस्तों डूरंड रेखा। आपसे पूछेगा कि डूरंड रेखा किन दो देशों के मध्य में है, तो नोट कर लीजिएगा, ये दोस्तों पाकिस्तान के मध्य में है एंड अफगानिस्तान सॉरी दोस्तों, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के मध्य में है डूरंड रेखा। इसे कब बनाया गया था, तो इसे 1893 को बनाया गया था, ये आपको याद रख लेना है। लेकिन ये 1893 पूछा नहीं जाता है, मेक मोहन रेखा जरूर पूछा जाता है जिसे 1914 में बनाया गया था, याद रखिएगा। उसके बाद एक और नोट कर लीजिएगा, आपसे पूछेगा मेन रहीम रेखा। ठीक है, कई बार क्या होता है मेक मोहन के साथ मेन रहीम रेखा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मेन रहीम रेखा किसके बीच में है, मेन रहीम रेखा दोस्तों आपके रसिया एंड फिनलैंड के बीच में है, रसिया एंड फिनलैंड के बीच में है, ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, एक और पूछा जाता है जो हिंडनबर्ग लाइन है, कौन सी लाइन है, हिंडनबर्ग लाइन। ठीक है, हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच में है, इसको याद रखिएगा, जर्मनी एंड पोलैंड के बीच में है। किसके बीच में है, जर्मनी एंड पोलैंड के बीच में है, और इंपोर्टेंट है, इसको भी आपको याद रख लेना है। तो इतनी रेखाएं एग्जाम में बन के आई हैं, इनको जरूर से आपको याद कर लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन 5 है दोस्तों, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। काफी आसान क्वेश्चन है और आंसर आप सभी बता चुके होंगे। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, राइट आंसर हो जाता है दोस्तों आप सभी का, कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, बी दोस्तों, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। यदि मैं आपसे पूछूं कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी किसको कहा जाता है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी,
जी हाँ दोस्तों, किसको? गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कहा जाता है और इस नदी को इसीलिए दोस्तों बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। मैं कई बार आपको बता चुका हूं, नोट जरूर से आपको करते हुए चलना है, ठीक है। और गोदावरी नदी के बाद सेकंड नंबर पर आती है हमारी कृष्णा नदी। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? कृष्णा नदी है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपका 6 है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? हमसे पूछ रहा है भारत की सबसे लंबी सहायक नदी। व्हाट इज द राइट आंसर? भारत की सबसे लंबी सहायक नदी बिल्कुल सही है। जिसने भी राइट आंसर बताया यमुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा यमुना नदी भारत की जो है सबसे लंबी सहायक नदी है, ठीक है। इसकी लंबाई की बात करूं तो इसकी लंबाई कितनी है? 1376 किलोमीटर है। कितनी है इसकी लेंथ? 1376 किलोमीटर है। और ये किसकी सबसे लंबी सहायक नदी है? तो ये गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, ठीक है। गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। इंपोर्टेंट है, नोट जरूर से करिएगा। यदि मैं बात करूं कि ये यमुना नदी है, कहां से निकलती है? यमुना नदी कहां से निकलती है? तो यमुना नदी कहां से निकलती है? पहले दोस्तों उत्तराखंड से निकलती है। उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से, यमुनोत्री ग्लेशियर से दोस्तों ये निकलती है। ये भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। इंपोर्टेंट था इसीलिए मैं बता रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आप सभी का, हरियाणा की राजधानी क्या है? हरियाणा की राजधानी क्या है? हरियाणा की राजधानी के साथ साथ आपको एक और चीज बताना है कि हरियाणा किस राज्य से अलग हुआ है और कब अलग हुआ है। ये भी चीज आपको इसी में बताना है। जल्दी से एक बार सभी आंसर बताएंगे। देखिए हरियाणा की राजधानी की बात करूं तो हरियाणा की राजधानी आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, चंडीगढ़ है। हरियाणा किसकी चंडीगढ़ किसकी राजधानी है? एक हरियाणा की है और एक पंजाब की है। आप सभी को पता होगा हरियाणा और पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। अब मैं बात करूं कि हरियाणा किस राज्य से अलग हुआ है, तो हरियाणा दोस्तों राज्य से अलग हुआ है पंजाब से। कब अलग हुआ है? डेट नोट कर लीजिएगा, ये कब अलग हुआ है? 1 नवंबर 1966 को अलग हुआ है, ठीक है। 1 नवंबर 1966 को ये क्या हुआ? पंजाब से अलग होकर हरियाणा राज्य बना है, ठीक है। इंपोर्टेंट है, नोट जरूर से कर लेना है। यदि मैं चलिए इतना चीज आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, अबरक का उत्पादन करने वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इंपोर्टेंट है, अबरक का उत्पादन करने वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा? आंसर राइट हो जाएगा। जी हाँ प्यारे दोस्तों, देखिए मैं आपको क्वेश्चन का आंसर बताने में बहुत कम समय देता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर पाएं, अपनी तैयारी में और अच्छी तरीके से कर पाएं। यदि मैं इसी वीडियो में ज़्यादा टाइम आप सभी का ले लूँगा तो आप प्रिपरेशन कम कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करा देता हूँ और इसीलिए मैं बहुत कम समय लेता हूँ क्वेश्चन का आंसर बताने में, ठीक है। मैं 10 मिनट का, 10 सेकेंड का, 5 सेकेंड का टाइम आपको नहीं दूंगा। क्वेश्चन पढ़ के डायरेक्ट मैं सीधा आंसर बता देता हूँ, इसलिए क्योंकि यदि आपको आंसर पता होगा ना तो क्वेश्चन पढ़ने के साथ ही साथ आंसर बता चुके होंगे, ठीक है। तो इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है, आप आंसर बताते चलिए साथ ही साथ, और लास्ट में स्कोर जरूर से बताइएगा, क्योंकि आपके स्कोर के हिसाब से ही मैं क्वेश्चन लेकर आता हूं, क्योंकि सभी बच्चों की प्रिपरेशन अब मुझे अच्छी तरीके से करानी है। तो स्कोर जरूर से आप सभी कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों मैं बता दूं, जो पिछली वीडियो मैंने कराई थी उस वीडियो का मैंने PDF आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया है। जिसने भी दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर जाकर PDF नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप आसानी से मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चीज़ें मैं आप सभी को बताता रहता हूं, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन के आंसर की बात करें कि अबरक उत्पादन करने वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राइट आंसर नोट करिएगा, सबसे बड़ा राज्य है आंध्र प्रदेश। कौन सा है दोस्तों? आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है अबरक के उत्पादन में, ठीक है। और आंध्र प्रदेश का एक जिला पूछा जाता है, तो जिला आपको जरूर से नोट कर लेना है। आंध्र प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है नेल्लोर जिला। तो कई बार क्या होता है दोस्तों, आंध्र प्रदेश ये आपको क्या स्टेट नहीं देगा, जगह का नाम दे देगा, तो नेल्लोर आपको याद रख लेना है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर कौन सा आता है? दूसरे नंबर पर नोट कर लीजिएगा, आपका राजस्थान आता है, ठीक है। दूसरे नंबर पर कौन सा आता है? राजस्थान आता है। तीसरे नंबर पर दोस्तों आपका उड़ीसा आता है, ठीक है।
थर्ड नंबर पर उड़ीसा आता है और फोर्थ नंबर पर याद रख लीजिएगा आपका महाराष्ट्र आता है। तो ये 1 2 3 4 नंबर के हैं, क्योंकि एग्जाम में कई बार ऐसा पूछ लेता है ना कि अब्रक उत्पादन करने वाला भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान। तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, उड़ीसा। तो इसलिए ये चीज मैं कवर करा रहा हूं, क्योंकि यदि आपसे पहला ना पूछकर दूसरा पूछ ले तो भी आप आंसर को सही कर पाए। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंध्र प्रदेश होगा। नोट जरूर से आपको कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन 9 है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। इंपोर्टेंट है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। सभी को पता होगा कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। मैंने एक वीडियो मैंने कराई थी जिसमें आप सभी को ये चीजें बताई भी थी। जिसने भी देखा होगा आंसर बता दिया होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका कौन सा, सी राइट हो जाता है। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, हर साल 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इंपोर्टेंट था, नोट जरूर से आपको करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन है, किसे देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है। किसे देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है, कौन सा आंसर राइट हो जाएगा। बिल्कुल सही है, किसे जाना जाता है, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने देश की आज़ादी में बहुत बड़ा अपना कर्तव्य निभाया था। यदि मैं बात करूं, आपसे एक चीज एग्जाम में पूछता है कि संविधान सभा के, नोट करिएगा, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे, याद रख लीजिएगा। और इन्हें दोस्तों संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। इसमें दोस्तों इन्हें स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नाम आपको याद रख लेना है। अब यहां पर मैं आपसे पूछूं कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, जल्दी से एक बार बताइए, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। स्थायी तो आपको याद है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष कौन है, बिल्कुल सही है। अस्थायी अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए थे। और ये संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के पुस्तकालय में। कहां पर हुई थी, दिल्ली के पुस्तकालय में हुई थी। और यहीं पर दोस्तों सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ये चीज आपको याद रख लेनी है। ठीक है, इंपोर्टेंट थी इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, नोट जरूर से करते रहिएगा। ठीक है, अब यहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम आया है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का मैं बता रहा हूं कि सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। कौन सी है, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहां पर बनी है, जल्दी से बताइए ना, कहां पर बनी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे बड़ी मूर्ति कहां पर बनी है, गुजरात के नर्मदा नदी के तट पर। सबको याद है, डिजाइनर कौन है, रामवी सुतार। तो ये सारी चीजें आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन 11 है दोस्तों आप सभी का, शालीमार बाग मुगल गार्डन कहां पर स्थित है। शालीमार बाग मुगल गार्डन कहां पर स्थित है, ऑप्शन में है मैसूर, मंसूरी, श्रीनगर, दार्जिलिंग। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है। जिसने भी राइट आंसर दिया है दोस्तों, श्रीनगर राइट आंसर हो जाएगा। कहां पर है दोस्तों, श्रीनगर में है। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपका अगला है, खिलाड़ी यजुवेंद्र चहल का संबंध किस खेल से है। देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत बनकर आते हैं एग्जाम में, याद रख लेना। आपको किसी एक खिलाड़ी का नाम दे देगा और पूछ लेगा किस खेल से रिलेटेड है। तो खिलाड़ियों और खेल और खिलाड़ियों की संख्या, ये चीज आपको स्पोर्ट से रिलेटेड याद जरूर से करनी है। ठीक है, चलिए बताइए, खिलाड़ी यजुवेंद्र चहल का संबंध किस खेल से है। क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, टेनिस। सभी ने आंसर दे दिया होगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दोस्तों, क्रिकेट से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपका अगला है, बिहार राज्य से कौन सा राज्य बनाया गया था। बिहार राज्य से कौन सा राज्य बनाया गया था, कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, बिल्कुल सही है। जिसने भी राइट आंसर बताया है बी, बिल्कुल सही हो जाता है। बिहार राज्य से झारखंड को बनाया गया था। ठीक है, और कब बनाया गया था, तो सन 2000 में बनाया गया था। ठीक है, सन 2000 में इसको बनाया गया था झारखंड को, और ये बिहार राज्य से अलग हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन अगला है दोस्तों, अमरनाथ गुफा कहां पर स्थित है। अमरनाथ गुफा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अमरनाथ गुफा का जिला आपको बताना है, राज्य के साथ साथ आपको जिला भी बताना है कि किस जिले में है। देखिए जिले की बात करूं तो जिले का नाम नोट कर लीजिएगा, अनंतनाग। क्या दोस्तों, अनंतनाग।
ठीक है, ये जिला है क्योंकि जिला भी एग्जाम में बनकर आया है, तो जिला भी आपको जरूर से याद रख लेना है। और मैं राज्य की बात करूं तो जम्मू एंड कश्मीर में है, ये जरूर से याद रख लेना है। अमरनाथ गुफा कहां पर है? जम्मू और कश्मीर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन अगला है दोस्तों, लोकसभा का प्रथम सत्र कब हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार बन के आया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट करके आपको नोट करना है। यदि मैं बात करूं कि लोकसभा का प्रथम सत्र कब हुआ था, तो राइट आंसर आप सभी को याद रख लेना है 13 मई 1952 को। कब हुआ था दोस्तों? 13 मई 1952 ईस्वी को लोकसभा का पहला सत्र हुआ था। ठीक है, लोकसभा को क्या कहा जाता है? तो लोकसभा को निचला सदन बोला जाता है। ठीक है, निचला या अस्थायी सदन इसको बोला जाता है। अस्थायी सदन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसे कभी भी स्थगित किया जा सकता है। ठीक है, इसे कभी भी स्थगित किया जा सकता है। ठीक है, और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 ईयर्स का होता है। नोट जरूर से कर लीजिएगा, इंपोर्टेंट था इसलिए मैं बता रहा हूं। ठीक है, लोकसभा हमारे संविधान के किस आर्टिकल में देखने को मिलता है? तो आर्टिकल दोस्तों किस में देखने को मिलता है? जल्दी से बताइए। आर्टिकल 81 में आपको लोकसभा देखने को मिलती है, इंपोर्टेंट था, यह भी आपको जरूर से नोट कर लेना है। ठीक है, लोकसभा का अब मैं पूछूं कि वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है लोकसभा के? बिल्कुल सही है, लोकसभा के वर्तमान में अध्यक्ष का नाम है ओम बिरला। नाम जरूर से याद रख लीजिएगा, इंपोर्टेंट था क्योंकि एग्जाम में बनकर आया है। ठीक है, ओम बिरला कौन है? लोकसभा के वर्तमान में अध्यक्ष हैं, इंपोर्टेंट था, जरूर से आपको नोट करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आप सभी का यहां से साइंस के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। जीके के लिए आप सभी को होमवर्क दे देता हूं। जीके के लिए आपको कमेंट करके बताना है कि लोकसभा में सदस्यों की संख्या इस समय प्रेजेंट टाइम में कितनी है। लोकसभा में सदस्यों की संख्या आपको बतानी है प्रेजेंट टाइम में कितनी है, सदस्यों की संख्या। ठीक है, सदस्यों की संख्या कितनी है, ये आप सभी का क्या है, जीके का होमवर्क है और इसका आंसर आप सभी को जरूर से कमेंट करके बताना है। वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो जीके के 15 क्वेश्चन कवर करा चुका हूं, अब 15 क्वेश्चन साइंस के कवर कराने जा रहा हूं। उससे पहले आप सभी को चाहता हूं कि वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं करा है जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा के नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिए, क्योंकि टीए आर्मी एग्जाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाते हैं। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली दोपहर को 12 बजे हमारी वीडियो आपको चैनल पर देखने को मिल जाती है, तो चैनल पर 12 बजे जुड़कर वीडियो को जरूर से देखिएगा और अपनी तैयारी अच्छी तरीके से करिएगा। एक नेक्स्ट लेवल की तैयारी आप सभी को मैं कवर करा रहा हूं ताकि एग्जाम में आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर पाए बिना किसी गलती के। चलिए साइंस के क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है आप सभी का, तापमान का एसआई मात्रक क्या है? तापमान का एसआई मात्रक सेल्सियस, फारेनहाइट, केल्विन या फिर कैलोरी, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो दोस्तों याद रख लीजिएगा, तापमान का जो एसआई मात्रक होता है वो किसको कहा जाता है? केल्विन को कहा जाता है। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, अगला है, बाल दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? बाल दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? बाल दिवस सभी को पता है यार, बाल दिवस किसके जन्मदिन पर? जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि इन्हें बच्चों से बहुत ज्यादा प्रेम था। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी का, इंपोर्टेंट है, मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो मिट्टी के घड़े में जो जल होता है वो किस कारण ठंडा रहता है? वाष्पीकरण के कारण ठंडा रहता है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। पहले दोस्तों फ्रिज नहीं थे तो लोग मिट्टी के घड़े का यूज करते थे। अब भी आपको कई जगह आप चले जाएंगे, जो ढाबा वगैरह होते हैं या फिर जो गांव के घर होते हैं उसमें आपको मिट्टी का घड़ा देखने को मिल जाएगा जो बिल्कुल ठंडा पानी देता है। ठीक है, तो जरूर से आपको याद रख लेना है, वाष्पीकरण के कारण मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, सूर्योदय और सूर्य अस्त के समय आसमान में लाल रंग क्यों दिखाई देता है? जो सूर्योदय होता है यानी सूर्य जब निकलता है और सूर्य जब छिपता है यानी अस्त होता है तो हमें आसमान लाल सा दिखाई देता है, वो क्यों दिखाई देता है? किस कारण दोस्तों दिखाई देता है? विवर्तन के कारण दिखाई देता है, अपवर्तन के कारण दिखाई देता है, प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है या फिर व्यतिकरण के कारण? कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? बिल्कुल सही है, जिसने भी बताया ना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही दोस्तों सूर्योदय और सूर्य अस्त के समय आसमान लाल रंग का दिखाई देता है, क्योंकि लाल रंग जो होता है उसका तरंग धैर्य कितना होता है? सबसे कम होता है। लाल रंग का तरंग धैर्य सबसे कम होता है, यानी जो लाल रंग का फैलाव होता है ना वो कम होता है और इसीलिए लाल रंग हमें दूर से भी दिख जाता है। डेंजर का सिंबल, आपने लाल बत्ती देखी होगी, गाड़ियों के पीछे लाल बत्ती लगी रहती है,
तो इसीलिए लगी रहती है क्योंकि लाल बत्ती हमें दूर से दिखाई दे जाती है, ठीक है, क्योंकि इसका प्रकीर्णन कम होता है, फैलाव कम होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है। इंपोर्टेंट करके नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में बनकर आया है। यदि मैं बात करूं कि मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है तो राइट आंसर नोट करिएगा, मोनोजाइट बालू में थोरियम खनिज पाया जाता है, ठीक है। कौन सा खनिज पाया जाता है, थोरियम खनिज पाया जाता है। अब एक आंसर आप बताइए कि मोनोजाइट बालू सबसे ज्यादा किस तट पर मिलती है, किस राज्य के तट पर। बिल्कुल सही, मोनोजाइट बालू किस राज्य के तट पर सबसे ज्यादा मिलती है, तो आप सभी को याद रख लेना है केरल के, ठीक है। केरल के तट पर सबसे ज्यादा दोस्तों मोनोजाइट बालू देखने को मिलती है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि केरल के तट को कहते क्या है, मालाबार तट कहते हैं, कोकण तट कहते हैं, या फिर कौन सा तट कहते हैं, एक बार कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, टिन का संकेत क्या है। टिन का संकेत चिन्ह हमसे पूछ रहा है, SN होगा, PB होगा, TN होगा, AI होगा, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही है, जिसने भी दोस्तों टीन का संकेत TN बताया राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है जर्मन सिल्वर में निम्न में से कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है। जर्मन सिल्वर में निम्न में से कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है, कॉपर, निकेल, सिल्वर या फिर जिंक। जल्दी से बता दीजिए। देखिए जर्मन सिल्वर में आपको कॉपर देखने को मिलेगा, आपको निकेल देखने को मिलेगा, आपको जिंक देखने को मिलेगा, लेकिन जनवर सिल्वर में कौन सा नहीं देखने को मिलता, सिल्वर नहीं देखने को मिलता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपका 23 है, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद हमसे पूछ रहा है, व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही है, प्रकाश संश्लेषण का सबसे अंतिम उत्पाद होता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला है गन्ने से क्या प्राप्त होता है। काफी आसान क्वेश्चन है और ये आंसर आपने नहीं दे पाए तो समझ लीजिए प्रिपरेशन अच्छी तरीके से नहीं चल रही है। देखिए एग्जाम की मैं बात करूं, जो आर्मी का आप सभी का टीए आर्मी का एग्जाम होगा ना, जीके के आपको 15 क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे और इन 15 क्वेश्चन में से दोस्तों आपको कम से कम मान के चलिए मैं कहूं 6 से 7 क्वेश्चन आपको इजी देखने को मिलेंगे, ठीक है। 6 से 7 क्वेश्चन आपको इजी देखने को मिलेंगे, यानी मैं बता दूं 6 से 7 क्वेश्चन आपको इजी देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद 3 से 4 क्वेश्चन आपको कितने में मॉडरेट देखने को मिलेंगे और दोस्तों आपको 2 से 3 क्वेश्चन क्या देखने को मिलेंगे, थोड़े से हार्ड देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो उसी लेवल की हमें तैयारी करनी है, ठीक है, उसी लेवल की हमें तैयारी करनी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 6 से 7 दे दिया, हो सकता है इससे ज्यादा भी क्वेश्चन दे दे, लेकिन जहां तक 6 से 7 क्वेश्चन ईजी रहते हैं, 7 से 8 भी हो जाते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन आपको मॉड देखने को मिलेंगे और 2 से 3 क्वेश्चन हार्ड देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में इसी लेवल की हमें तैयारी करनी है। चलिए गन्ने के लिए मैं बात करूं, गन्ने से क्या प्राप्त होता है, चीनी प्राप्त होता है, सबको पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। किस तत्व की प्राप्ति समुद्री शैवालों के द्वारा होती है। किस तत्व की प्राप्ति समुद्री शैवालों के द्वारा होती है, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो समुद्री शैवालों की प्राप्ति, समुद्री शैवालों के द्वारा किस तत्व की प्राप्ति होती है, तो राइट आंसर आपको नोट कर लेना है, किसकी, आयोडीन की। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आयोडीन की प्राप्ति दोस्तों समुद्री शैवालों से होती है और आयोडीन के साथ साथ दोस्तों इनसे क्या मिलता है, फाइबर भी मिलता है और हमें विटामिन भी मिलता है, ठीक है। हमें क्या मिलता है, विटामिन भी मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपका 26 है, टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है। देखिए टिक्का रोग किससे रिलेटेड है, ऑप्शन आपका दोस्तों ए राइट हो जाएगा, मूंगफली से। किससे रिलेटेड है, मूंगफली से। आपने यदि मूंगफली का पौधा देखा होगा ना, तो उसकी पत्तियों में, मान लीजिए ये पत्ती है, उसकी पत्तियों में आपको काला काला धब्बा सा देखने को मिला होगा। तो वो काला काला धब्बा जो होता है ना, उसी को टिक्का रोग कहा जाता है। और ये क्या होता है, मूंगफली में देखने को मिलता है। मूंगफली का जो पौधा होता है उसकी पत्तियों में काला काला धब्बा हो जाता है, जैसे उसकी पत्तियों के बीच में काला काला हो जाता है, जैसे पत्तियां जल जाती हैं, ठीक है। तो उसी को टिक्का रोग कहा जाता है, नोट करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक क्या है। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक क्या है, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक,
चलिए, पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक होता है दोस्तों फफूंदी। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो में 2 से 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आप सभी को दे देता हूं। दोस्तों आप सभी के लिए मैं बता दूं, टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, और टेलीग्राम चैनल को जरूर से दोस्तों आप सभी जाइए, ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अब से जो इन्फॉर्मेशन चीजें होंगी वो सभी चीजें आपको टेलीग्राम पर मैं प्रोवाइड कराऊंगा, और हर वीडियो की PDF नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराऊंगा। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जरूर से आपको ज्वाइन करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, प्लेग की बीमारी किस जीवाणु के द्वारा होती है? किस जीवाणु के द्वारा दोस्तों प्लेग की बीमारी होती है? कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, बता दीजिए। तो इसके लिए दोस्तों नोट करिएगा, प्लेग की जो बीमारी होती है ऑप्शन डी राइट हो जाता है, इनमें से कोई सा नहीं है। यदि मैं बात करूं किसके द्वारा होती है, तो येरसीनिया पेस्टिस करके होता है। मैं नोट कर दे रहा हूं, आप इसको नोट करके याद कर लीजिएगा। ठीक है, येरसीनिया पेस्टिस, इस जीवाणु के द्वारा दोस्तों क्या होता है, प्लेग की बीमारी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, थायरोक्सिन क्या है? थायरोक्सिन क्या है? व्हाट इज थायरोक्सिन? विटामिन है, प्रोटीन है, हार्मोन है, या फिर फैट है? कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो थायरोक्सिन की बात करूं, थायरोक्सिन दोस्तों क्या है, हार्मोन है। हार्मोन है, इंपोर्टेंट नोट करिएगा। और ये कहां पर होता है, ये थायराइड ग्रंथि में। ठीक है, किस ग्रंथि में देखने को मिलेगा? थायराइड ग्रंथि में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रोग लोहे की कमी के कारण होता है? आंसर बताना है जल्दी से। देखिए आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था, तो ये आप सभी के लिए HW है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने आपको जीके में दिया है HW के रूप में, और एक क्वेश्चन मैंने आपको साइंस में दिया है HW में। इन 2 क्वेश्चनों का आंसर आपको क्या करना है, कमेंट करके बताना है जरूर से। और वीडियो मेरी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट जरूर से कर लीजिएगा नेक्स्ट टीए आर्मी एग्जाम की वीडियो के लिए। चलिए मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।